हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूजीसी नेट में पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक रहेगा हमारा आज का अरस्तु। तो अरस्तु का जो जन्म हुआ है वो 384 ईसा पूर्व हुआ है और इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व हुई है। अब ये 384 ईसा पूर्व और 322 ईसा पूर्व होता क्या है? अगर हम ईसा मसीह के जन्म से 384 ईसा पूर्व की बात करें यानी साल पहली बात करें तो इनका जन्म हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 322 ईसा पूर्व हुई है। इनका जो जन्म स्थान है वो यूनान थ्रेस स्टारग्रिस है। और हम बात करें कि राजनीतिक विज्ञान के पिता जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। अगर हम बात करें राजनीतिक दर्शन के पिता जो कहा जाता है इनके गुरु प्लेटो को कहा जाता है। इनकी बुक है फेमस पॉलिटिक्स और शैक्षणिक संस्थान जो है इन्होंने की स्थापना करी है जिसका नाम है लिसियम और 335 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई है। इन्होंने जो एक राज्य की जनसंख्या को बताया है वो बताया कि एक राज्य के अंदर 10,000 लोग रह सकते हैं जिससे कि जनसंख्या कम हो और उनकी जरूरतें सही प्रकार से पूरी हो सके। इन्होंने अध्ययन पद्धति के बारे में बात करी है तो इन्होंने कहा है कि अध्ययन पद्धति जो होनी चाहिए वो हमारी स्वोद्देश्यात्मक अध्ययन पद्धति होनी चाहिए। मतलब क्या है कि उसके पीछे रीजन, उसके पीछे कारण होना चाहिए, यानी उद्देश्य होना जरूरी होता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर तो हम बात करें कि बीज से पहले वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। पहले क्या होना चाहिए? बीज होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा? हमारा वृक्ष होगा। अब इन्होंने एक विचार दिया है अपना कि मनुष्य जो है या तो वो राज्य में निवास करेगा और राज्य में निवास करता है तो वो क्या कहलाएगा? मनुष्य कहलाएगा। अन्यथा वो क्या है? पशु या देवता होगा। क्यों? क्योंकि पशु और देवता की अगर हम बात करें तो पशु और देवता को समाज में किसी अन्य की जरूरत नहीं होती है। आदर्श राज्य की विशेषताओं की बात करें अरस्तु के अनुसार तो अरस्तु ने कहा है कि न तो ज्यादा न कम होनी चाहिए जनसंख्या। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर जनसंख्या उचित होगी तो वहां रहने वाले लोग अच्छे से निवास कर पाएंगे और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। आकार भी अगर बात करें हम वहाँ का ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या के साथ साथ वहाँ निवास करने वाली जनता के लिए सभी जरूरतें पूरी हो सके और उसके साथ ही अगर बात करें हम वहाँ पर रहने के लिए भी उचित स्थान उनके लिए होना अनिवार्य होता है। राज्य के बारे में बात करते हैं कि समुद्र के किनारे होना चाहिए। समुद्र के किनारे क्यों होना चाहिए? जिससे कि अगर हम बात करें अगर समुद्र के किनारे अगर हमारा राज्य होगा तो वहां से आयात और निर्यात भी उचित प्रकार से होगा। प्लस वहां पे समुद्र में अन्य प्रकार मतलब बहुत सारे प्रकार के व्यवसाय भी वो अच्छे से कर सकेंगे और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि अरस्तु पर प्लेटो का प्रभाव। राज्य प्राकृतिक यानी कि दोनों के विचार जो हालांकि एक गुरु और शिष्य थे, इनके जो गुरु हैं वो कौन है? प्लेटो है। प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। एक प्लेटो और अरस्तु गुरु और शिष्य होने के बाद भी इनके विचार जो है पूरी तरह से एक जैसे ही नहीं है। कुछ विचार ऐसे भी रहे हैं कि दोनों के विचारों में काफी फेरबदल हुआ है, लेकिन उन सब के बाद भी अरस्तु पर प्लेटो का प्रभाव पड़ा है। जैसे कि हम बात करें राज्य प्राकृतिक है और राज्य आंगिक है और राज्य में रहने वाले लोग जो होने चाहिए वो सद्गुणी और नैतिक होने चाहिए।
यानी प्लेटो के विचार जो अरस्तु पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम प्लेटो के, जो कि मैंने बताया था कि इनके विचारों में अंतर भी मिलता है, अभी तो हमने पढ़ा देखा कि क्या जो इन पर प्रभाव डालते हैं, अब अंतर क्या क्या है इनके विचारों में। अगर हम यहाँ पर बात करें प्लेटो जो कि इनके गुरु हैं, और ये कौन है, शिष्य। अगर हम प्लेटो की बात करें तो ये क्या कहते हैं, ये आदर्शवादी हैं। क्या है, आदर्शवादी हैं, और आदर्शवादी के साथ साथ ये काल्पनिकता की बात करते हैं। अगर हम अरस्तु की बात करें तो ये क्या है, यथार्थवादी। यथार्थवादी का मतलब क्या होता है कि वास्तविकता पर ज्यादा बल देना, और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि ये कल्पना की उड़ान भी उड़ते हैं, यानी कि वास्तविकता से परे हटकर कल्पनावादी विचारक कहे जाते हैं। अब अरस्तु की अगर शासन प्रणाली के बारे में बात करें, शासन प्रणाली जो है इन्होंने 6 प्रकार की दी है। टोटल अगर हम बात करें तो इन्होंने 6 प्रकार की दी है। उसमें से अगर पहला रूप क्या है, शुद्ध रूप बताया शासन प्रणाली का, और दूसरा भ्रष्ट रूप बताया है। और इसके भी इन्होंने 3, और इसके भी इन्होंने 3 रूप दिए। यहाँ हम बात करेंगे किसकी, शुद्ध रूप की, और यहाँ बात करेंगे हम भ्रष्ट रूप की। तो इन्होंने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक शासन तंत्र को काफी अच्छा माना है। वहीं अगर बात करें, जो कि यहाँ पर वर्णन किया गया है इसके बारे में, अगर हम भ्रष्ट रूप के बारे में बात करें तो भ्रष्ट रूप है इनका निरंकुश शासन तंत्र, गुटतंत्र और लोकतंत्र। यहाँ पर लोकतंत्र को इन्होंने अच्छा नहीं माना है। लोकतंत्र को अच्छा क्यों नहीं माना है इन्होंने, वो इसलिए क्योंकि ये कहते हैं कि बहुमत का, किसका, बहुमत का अल्पसंख्यकों पर बहुमत का अल्पसंख्यक पर अधिकार हो जाता है। अगर ये लोकतंत्र और गुटतंत्र को दोनों को मिलाकर संवैधानिक शासन को ज्यादा उचित मानते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है कि जहां पर ज्यादा लोग होंगे लोकतंत्र में, उसी की सरकार बनती है, या उस टाइम की बात करें तो उसी के अकॉर्डिंग राजा होता है, और वो अल्पसंख्यकों के जो हित होते हैं उनका हनन करते हैं। ज्यादा फायदे की बात करेंगे वो किसके, बहुमत, जहां पर लोग ज्यादा होंगे जिस संख्या में। और इन्होंने लोकतंत्र और गुटतंत्र को दोनों को मिलाकर संवैधानिक शासन को ज्यादा अच्छा बताया है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।